नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ श्री। कानपुर में क्या पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा हुई, जो कुछ वहां पर हुआ? दरअसल ये सवाल इसीलिए उठ जाता है क्योंकि जो तस्वीरें अब वहां से सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि अब कानपुर हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया है और ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है जब उपद्रवियों की भीड़ नई सड़क से वापस पेंचबाग की तरफ जा रही थी। तभी अचानक एक व्यक्ति भीड़ से अलग दूसरी तरफ हाथ में लाल रुमाल लेकर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी इशारे को जैसे ही भीड़ में मौजूद कुछ लड़कों ने देखा, उसके बाद दुकानों पर हमला बोल दिया। देखिए वो तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़ जब हुई किस तरीके से वो भी साफ तौर पर देखा जा रही है। शख्स जो कि हाथ में रुमाल हिलाता हुआ दिख रहा है और जैसे ही ये भीड़ में मौजूद कुछ लोग देखते हैं वो उपद्रव शुरू कर देते हैं। कानपुर हिंसा का ये नया और ये ताजा वीडियो इस वक्त आपके सामने। मौके पर पुलिस भी आपको दिखाई दे रही है, भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही है और उसी दौरान देखिए लाल रुमाल जिस तरह से ये व्यक्ति हाथ में ऊपर की तरफ उठाता हुआ हिलाता है, भीड़ में मौजूद कुछ लोग वहां से निकलकर सामने आते हैं। पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जमकर तोड़फोड़ की गई, ये भी साफ इसमें दिख रहा है। सैकड़ों की भीड़ के बीच में 4 से 6 पुलिसकर्मी उन्हें भरसक रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असहाय पुलिस भीड़ को हिंसक होने से नहीं रोक पाती है, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, हिंसा हुई। रुमाल का ये इशारा साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि इस पूरे मामले में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कैसे सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ, जो कुछ भी कानपुर में उस दिन हुआ। कानपुर हिंसा का ये वीडियो, ये तस्वीर गौर से देखिए आप। ये सफेद कुर्ते में जो एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में एक रुमाल है और इस रुमाल को ऊपर उठाकर जब ये कुछ इशारा करने की कोशिश करता है तो फिर आप देखिए क्या होता है। इधर का आ रहा है लोग। आपके सामने जो बताती हैं कि कैसे कानपुर में जो कुछ हुआ वो यूं ही नहीं हो गया। कानपुर में जो हुआ वो कैसे साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए पहली तस्वीर जो अभी की सबसे ताजा तस्वीर है, एबीपी न्यूज पर आप उसे देख रहे हैं। कानपुर हिंसा का ये नया वीडियो जिसमें आपको एक शख्स सफेद कुर्ता पायजामा में जो हाथ में रुमाल लेकर ऊपर लहराता है, जैसे ही दूसरी तरफ सड़क के उस तरफ आप देखिए भीड़ जाती जो दिख रही है, उन्हीं में से कुछ लोग जैसे ही इस इशारे को देखते हैं, समझते हैं, वो फौरन भागकर इधर आते हैं। कुछ इस तरह से तस्वीरें आपके सामने, लाल रुमाल देखकर क्या भीड़ को किसी तरह का कोई इशारा किया गया, क्या उन्हें कोई इशारा ऐसा दिया गया कि अब आप शुरू हो जाइए। और दूसरी तस्वीर है ठेले पर लादकर कैसे पत्थर बरसाए गए, कि ठेले पर क्या पत्थर रखकर लाए ही इसलिए गए थे कि उनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होना था। ये तमाम तरह के सवाल हैं और सीधे आप रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां से मेरे सहयोगी इस वक्त अंकित गुप्ता जुड़ गए। मैं सीधे उन्हीं का रुख करना चाहूंगी। अंकित, ये ताजा तस्वीर को लेकर क्या कुछ हमारे पास और जानकारी है, क्योंकि ये बहुत कुछ सवाल उठा रही है इस साजिश को लेकर। बिल्कुल शिरीन, एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी ताज़ा वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसके बारे में मैं पूरा ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको समझाता हूँ। ये वीडियो बनाया कहाँ से गया है और ये क्या दिखाता है। देखिए, सबसे पहले ये जो वीडियो है, यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने मेरे को भी इस बारे में अभी जानकारी दी है। ये वीडियो कहाँ बनाया गया था आपको पहले वो बताता हूँ। ये जहाँ पर हम मौजूद हैं, अगर हम इसके थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो ये वो रास्ता है जो कि यतीम खाने से आगे आता है। यतीम खाने से ये जो भीड़ आई थी वो इस रास्ते से होता हुआ रोड के इस साइड में, यानी कि जहां पर जिस साइड में हम खड़े हैं रोड के अपोजिट साइड में, ये भीड़ आगे बढ़ना शुरू होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये भीड़ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ये वीडियो बनाया गया है
देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर इस वक्त तो हमको बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी नजर आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन ये वीडियो कहाँ से बना है ये अगर आपको बताओ तो ये सामने ये हाथा है, जहाँ पर जो है हिंदू पक्ष के लोग रहते हैं और यहाँ पर जो दूसरा समुदाय या जो हम हिंदू पक्ष की बात कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं, ये वो हाथा है। और यहाँ पर आकर के जो कुछ लोग हिंदू पक्ष के जो खड़े हुए थे उनकी तरफ से ये वीडियो बनाया गया है। सामने से जब वो लोग निकल रहे थे तो उस दौरान ये जो अभी आपने वीडियो दिखाया कि जो शख्स हाथ में रुमाल लिए हुए वो संभवतः इसी जगह के आसपास यहाँ कहीं पर मौजूद था। उसने इशारा किया, जो भीड़ सामने से गुजर रही थी उसमें से कई लोग आते हैं और रोड के साइड आकर के यहाँ पर हंगामा शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहीं पर पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में जो भीड़ आगे निकल जाती है, इसी रास्ते पर जो आगे निकल जाती है वहाँ से वो लोग फिर वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ही सबसे पहले जो है पथराव की स्थिति बनती है। इसके बाद में जब पुलिस उनको यहाँ से खदेड़ती है, क्योंकि पुलिस के जो है यहाँ पर कुछ जवान होते हैं, तो जब उनको यहाँ से खदेड़ा जाता है तो वो यहाँ से आगे की तरफ भागते हैं और उसके बाद में जब वापस आते हैं तो उनके साथ में एक ठेला भी होता है जिस पर बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं, जो ईंटें होती हैं वो रखी होती हैं और वो पथराव शुरू होता है। तो ये वो पूरा रास्ता है जिस पर ये पूरा हंगामा हुआ था। ये नई सड़क का इलाका है और यहाँ पर अगर मैं एक दूसरी जानकारी आपको देना चाहूँ, ये रोड के लेफ्ट हैंड साइड पर ये मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों की जो है आवास और दुकानें अधिकतर संख्या में है, तो वहीं रोड के राइट हैंड साइड की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोगों के दुकानें और आवास यहाँ पर मौजूद है। और इसी वजह से अभी भी देखिए जहाँ पर ये लोग ऊपर खड़े हुए हैं यहीं पर से संभवतः वो वीडियो बनाया गया है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था जो कुछ कानपुर में हुआ, क्योंकि कानपुर की हिंसा का जिम्मेदार कौन है, अब ये सवाल उठ जाता है। सवाल ये है कि क्या कानपुर में कल जो कुछ हुआ उसकी स्क्रिप्ट पहले से तय थी, यानी पहले से ही लिख गई थी क्या लाल रुमाल हिंसा का सिग्नल था और क्या हिंसा के लिए पहले से ही पत्थर वहां इकट्ठा किए गए थे। ठेले पर पत्थर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद हिंसा को लेकर शक गहरा रहा है। कानपुर में भड़की इस हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन है? दंगे की इस भड़की आग में कई जलते सवाल हैं। इस रिपोर्ट की एक एक तस्वीर और बयान शक के घेरे में आते हैं। सबसे पहले कल का ये वीडियो देखिए जिसमें दंगाई सब्जी के ठेले पर पत्थर लादे चल रहे हैं। मरने मारने पर उतारू भीड़ इस ठेले पर लादे गए पत्थरों से दुकानों और लोगों को निशाना बनाती दिख रही है। सवाल है कि इस ठेले पर पत्थरों की खेप का होना किसकी साजिश का हिस्सा है। दुकानों पर, लोगों पर न सिर्फ पत्थर मारे गए बल्कि बम भी फेंके गए। सवाल ये कि वो कौन लोग थे जो लोगों का नाम और धर्म पूछकर मारपीट कर रहे थे। मूलगंज की तरफ से जो यात्री है, राहगीर जो इधर आ रहे थे उससे पहले नाम पूछ रहे थे और कोई अगर हिंदू मिल्ला मनोर राकेश जो भी तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। एक हमारे मोहल्ले का ये उस तरफ रहता है, उसको कैसे बचा है भगवान जाने, वो वही जानता है। कानपुर हिंसा का आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार हो चुका है, जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। पुलिस उसके पीएफआई कनेक्शन की जांच कर रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो हिंसा से पहले की है। हयात जफर बैठा हुआ दिख रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है कि क्या यही हिंसा की साजिश रची गई। हिंसा को लेकर शक के घेरे में हयात जफर हाशमी है, लेकिन इसके परिवार वाले इसे बेगुनाह बता रहे हैं। देखें कि जब उन्होंने वापस ले लिया था, अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया था और सबको मना कर दिया था और वाया फेसबुक व्हाट्सएप सबके जरिए कि कोई भी भीड़ नहीं लगाएगा, कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, किसी तरह की मुझे हिंसा नहीं चाहिए। हालांकि आरोप यह है कि हिंसा से पहले
दुकानें बंद करने और जेल भरने के पोस्टर कानपुर के कई इलाकों में लगाए गए थे। आरोप इसी हयात जफर पर है। उधर हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर मौलवी और हिंदू नेताओं में जबानी जंग छिड़ी है। कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया तो हिंदूवादी नेता भी पलटवार करने उतर पड़े। पुलिस लाइन ऑर्डर अगर इतनी बड़ी सजा का ऐलान कर रहा है तो इतनी बड़ी सजा का तो कोई मुस्तहिक मेरे नज़दीक नहीं है, और इससे पहले बड़े बड़े मसले आए हैं। इतनी बड़ी सजा कभी नहीं दी गई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम इतनी बड़ी सजा के कायल नहीं हैं। हाँ, जितना बड़ा जुर्म हो उतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। काजी साहब अगर ये कहें कि ये घटना इतनी बड़ी नहीं है, मैं तो कहता हूँ सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि भविष्य में दंगाई कोई भी हो उसका साहस ना हो दोबारा दंगा करने का। कानपुर हिंसा में 36 नामजद और 450 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है, और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा। दंगा करवाने के पीछे पीएफआई की भूमिका की जांच जारी है। कल ही सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कानपुर में कल हुई हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में उपद्रवी बम फेंकते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने हिंसा के आरोपी हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो कानपुर में हुई हिंसा का सच बयान कर रहा है। इस वीडियो में उपद्रवी जमकर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं, वहीं उनके हाथों में बम भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे जब बम सड़क पर ही गिर गया तो उसे उठाकर एक उपद्रवी ने बंद दुकानों की तरफ उछाल दिया। वीडियो में उपद्रवी दुकानों में तोड़फोड़ भी करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से उपद्रवियों ने जमकर सड़कों पर तांडव मचाया, और उपद्रवियों की ये हरकतें क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। लेकिन जब दुकानों में तोड़फोड़ करने के लिए उपद्रवी आगे बढ़े तो कुछ की नजरें सीसीटीवी कैमरों पर भी गईं, और फिर इन कैमरों को भी जमकर निशाना बनाया गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि कल हरियाणा के फतेहाबाद से एक पेट्रोल पंप पर 2 शार्प शूटर्स की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। अब खुलासा हुआ है कि ये दोनों शार्प शूटर बोलेरो कार में पेट्रोल भरवाने के बाद उसकी पर्ची कार में ही छोड़ गए थे। पुलिस को ये पर्ची मिल चुकी है और इसी के जरिए दोनों शार्प शूटर की तलाश की जा रही है। इनमें से एक का नाम प्रियव्रत फौजी और दूसरे का अंकित सिरसा बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर मिली पर्ची से शूटर्स की तलाश में जुटी है पुलिस। पेट्रोल पंप की पर्ची ने कैसे शूटरों का सुराग दिया है, ये वही तस्वीरें हैं जो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप के कर्मचारी नीटू बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 बार पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। क्या नाम है आपका? नीटू जी। नीटू जी, ये बताइए कि पुलिस यहाँ क्या करने आई थी? सीसीटीवी फुटेज लेने आई थी। 2 बार पंजाब की पुलिस आ गई थी, 1 बार दिल्ली की आ गई है जी। वो लेके गए हैं जी फुटेज। क्या बताया पुलिस ने, वो क्यों फुटेज ले रही है, क्या था यहाँ पर, क्या हुआ था? जो बोलेरो आई थी उसकी फुटेज ले रहे हैं। उसके अंदर भी कितने बंदे थे वो पूछ रहे थे। 2 बंदे उतरे थे उसमें से, और उसमें पता नहीं बताया नहीं कितने हैं। फुटेज तो आपने भी देखी होगी वो? हाँ, फुटेज तो देखी है जी हमने। फुटेज में 2 बंदे उतर के, एक बंदा बाथरूम करके आ रहा है और बाद में तेल डलवा के चले गए जी। सुबह 25 तारीख की फुटेज है? 25 तारीख की सुबह 7 बजे की है जी। वो कितने का तेल डलवाया? 2055 का जी। उसके बाद क्या वो गाड़ी आपने दोबारा से देखी कभी, फिर दोबारा डलवाने के लिए आई? दोबारा नहीं आई जी वो गाड़ी तेल डलवाने के लिए। उसी टाइम आई थी बस। कितने दिन की फुटेज पुलिस लेकर गई है अपने साथ? उसी दिन की लेके गई है वो। 5 मिनट के जो गाड़ी आई थी ना उसकी फोटो लेके गई है जी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने आज चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उधर मूसावाले हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सुराग भी पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं। लेकिन मूसेवाला का मर्डर एक ऐसी मिस्ट्री बन चुका है जिसकी तह तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।
29 मई का ये वीडियो है जिसमें सिद्धू मूसेवाला थार गाड़ी में सवार थे, इस बात से अनजान कि पीछे दूसरी कार में फैंस नहीं बल्कि मौत उनका पीछा कर रही है। दरअसल सिद्धू को लगा कि कोई फैन उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है और इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया, लेकिन गाड़ी रुकते ही हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। इस भयानक हमले के 2 चश्मदीद गुरविंदर और गुरप्रीत उस वक्त मूसेवाला के साथ उनकी कार में ही मौजूद थे। तो सिद्धू जब चले तो उन्होंने लगा कि पीछे कुछ गाड़ी आ रही है, तो सिद्धू ने सोचा ये तो हमारे फ़ैन होंगे, क्योंकि अक्सर ही जो सिद्धू की गाड़ी निकलती थी तो पीछे एक गाड़ी लग जाती थी किसी फ़ैन की। तो उस दिन भी पहले तो उन्होंने सोचा किसी फ़ैन की गाड़ी है, लेकिन जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी गाड़ी ने बड़ी स्पीड से पीछे से आकर, तो कुछ ना कुछ सिद्धू को भी लगा, दोस्तों को भी लगा कि ये गाड़ी सस्पेक्टेड है, खतरा है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी लगती है कि अपने को ओवरटेक कर रही है, कैसी गाड़ी है। सिद्धू के दोस्तों ने बोला, तो सिद्धू ने बड़ा दिलेरी से बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसे होंगे तो हमारे पास भी वेपन है। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किसने किया, क्यों किया और कहां रची गई इस कत्ल की साजिश, ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और इसीलिए दूर विदेश में कनाडा से लेकर नेपाल तक सिद्धू मर्डर मिस्ट्री के तार तलाश किए जा रहे हैं। इस बीच पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें पहली बार संदिग्ध हत्यारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। पंजाब के मनसा जिले में जिस जगह सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ वहां से करीब 1 घंटा 15 मिनट की दूरी पर यानी 65 किलोमीटर दूर हरियाणा के फतेहाबाद की ये तस्वीरें मूसेवाले की मर्डर मिस्ट्री का पहला राज खोल रही हैं। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है बीसला गांव के पेट्रोल पंप पर हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी में डीजल भरवाया जा रहा है। गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं जिनका हुलिया गैंगस्टर प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा से मेल खा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों शार्प शूटर हैं और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। प्रियव्रत फौजी सिसाना गढ़ी गांव का रहने वाला है और वो रामकरण गैंग का शार्प शूटर है। उस पर 2 हत्याओं समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। पिछले साल 18 मार्च को सोनीपत में गैंगस्टर बिड्ढू बरोड़ा के पिता की हत्या का आरोप भी प्रियव्रत फौजी पर लगा है, लेकिन दूसरे संदिग्ध हत्यारे अंकित सिरसा की सोनीपत पुलिस के पास कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। सीसीटीवी में कैद हुए सिद्धू मूसेवाले के इन संदिग्ध कातिलों की तलाश में अब पंजाब पुलिस जी जान से जुटी है। अब मिड्डू खेड़ा की अच्छी दोस्ती सी लॉरेंस बिश्नोई की, दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी में साथ रहे थे। मिड्डू खेड़ा जो है वो पॉलिटिक्स में चला गया और बिश्नोई जो था ये इस प्रकार की घटनाओं में ज्यादा आने लगा। उसके मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है उसने कहा कि इसका बदला लेंगे हम। उस समय एक व्यक्ति और था शरणप्रीत सिंह, जो के बारे में कहा जाता है काफी कुछ जो सिंगर्स थे उनका मैनेजर रह चुका था, खासकर सिद्धू मूसेवाला का भी मैनेजर रह चुका था। वो यहाँ से भाग करके ऑस्ट्रेलिया चला गया था। बिश्नोई गैंग को शायद यह शक था, संदेह था कि इसमें हो सकता है मूसेवाला जो है इसका भी कुछ हाथ रहा हो। और कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई वगैरह का गैंग जो है उन्होंने कसम खाई थी कि अपना मिड्डू खेड़ा का मर्डर का बदला लेंगे और ये इंसिडेंट हुआ। सिद्धू मूसेवाले की हत्या पंजाब में छिड़े गैंगवार का नतीजा बताई जा रही है, जिसके तार कनाडा से लेकर नेपाल तक जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी शूटर्स की पहचान हो चुकी है और पुलिस को शक है कि मूसेवाला की हत्या के बाद शूटर्स नेपाल भाग गए हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम नेपाल पहुंची है। पुलिस की एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर में भी संदिग्ध हत्यारों को तलाश रही है। पंजाब में ड्रग्स कल्चर के बाद अब देखने को मिल रहा है गन कल्चर और इसके पीछे है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, जो अमल में ला रहा है K2 प्लान। और माना यह जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसी K2 प्लान के तहत करवाई गई। आखिर क्या है ये प्लान और क्या है इसका मकसद, देखिए रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला की इन तस्वीरों में म्यूजिक के साथ मौत का सामान दिखाई दे रहा है। संगीत की दुनिया में गन, गोले, बारूद, डांस की जगह मौत का इशारा। देश की सीमा पर मौजूद 2 राज्य जम्मू कश्मीर
और पंजाब। इन दोनों राज्यों की सरहद पाकिस्तान से जुड़ी है। हालांकि कश्मीर की सीमा पर भारत की सेना लगातार मौजूद है, लेकिन पंजाब के साथ लगी सीमा पर यह मौजूदगी उतनी घनी नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद ताकतें कश्मीर में मिल रही नाकामी का गुस्सा पंजाब में निकालने में लग गई है और इसे अंजाम दिया जा रहा है एक प्लान के तहत। पाकिस्तान के इस प्लान का नाम है K2 प्लान। क्या है पाकिस्तान का K2 प्लान? K2 प्लान में है 2K। पहला K कश्मीर, दूसरा K खालिस्तान। ISI कश्मीर में आग सुलगाए रखने के साथ साथ पंजाब में खालिस्तान की आग दोबारा भड़काना चाहती है। यही वजह है कि ISI ने पहले पंजाब में ड्रग्स कल्चर को पैदा किया और अब गन कल्चर को बढ़ावा दे रही है। पाकिस्तान के K2 प्लान का अर्थ है पाकिस्तान की आर्मी और ISI का कश्मीर और खालिस्तान प्लान। पाकिस्तान की आर्मी और ISI अनेक आतंकी संगठनों के माध्यम से कश्मीर में और पंजाब में आतंकवाद को लगातार भड़काने की साजिशें रचते रहे हैं और वर्तमान समय में कश्मीर में भारत के सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो 2017 से लगातार जारी है और उसमें भारत के सुरक्षा बलों को आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने में बड़ी सफलताएं मिली हैं। पंजाब में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे ISI का हाथ होने की बात पर बिल्कुल यकीन किया जा सकता है। गैंग्स ऑफ ISI पंजाब में मौजूद 70 गैंग, ISI से रिश्ते 6 गैंग। सिद्धू मूसेवाला ही नहीं बल्कि पंजाब में आम युवाओं के बीच अचानक चलन में आए गन कल्चर के पीछे ISI के यही रिश्ते दिखाई देते हैं। जो ऐसे आपराधिक तत्व भी हो सकते हैं जो कि ISI के साथ संपर्क में हो सकते हैं और अपराधियों के माध्यम से भी जो गैंग्स हैं उनके माध्यम से भी पाकिस्तान के ISI पंजाब को अस्थिर करने की साजिशें रच सकती है। इस बात की संभावना हो सकती है। वर्तमान समय में जो प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है उसमें भी ISI का कनेक्शन हो सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कश्मीर में नाकाम हो रहे पाकिस्तान का नया निशाना बन गया है पंजाब, जहां खत्म हो चुके खालिस्तानी उग्रवाद को फिर से भड़काया जा रहा है? पाकिस्तान की तरफ से पहले से ही पंजाब में ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप भेजी जा रही हैं। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार AK-94 की मौजूदगी से तो यही लगता है कि ISI की एंट्री पंजाब के गैंग्स के अंदर हो चुकी है और हिंसा भड़काकर यहाँ पर आग को और भड़काया जा रहा है। अब तक दुनिया के हर मंच पर कश्मीर के मुद्दे को बेवजह उठाने वाला पाकिस्तान अब उसी तर्ज पर पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा भड़काकर इसे सुर्खियों में लाना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान के इशारे पर पंजाबी सेलिब्रिटीज की हत्याएं हो रही हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार आतंकी तत्व हैं उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा और पंजाब में भी यदि इस तरीके के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ के आपराधिक जो तत्वों के साथ मिलकर के भी पंजाब के सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, पंजाब को अस्थिर करने की अगर साजिशें रची जा रही हैं तो इसका भी पर्दाफाश करते हुए जो भी इसके लिए जिम्मेदार तत्व होंगे, आतंकी तत्व होंगे, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी हालत में भारत को स्थिर देखना पसंद नहीं करता। पंजाब में जब एक सेलिब्रिटी की हत्या होती है तो खबर सिर्फ पंजाब में नहीं बनती बल्कि पूरे देश में बनती है और भारत की इमेज पूरी दुनिया में खराब होती है। यही है ISI का मकसद। की जो हताश और निराश मानसिकता है उसकी वजह से पाकिस्तान अब पंजाब में फिर से खालिस्तान जैसे आतंकी मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, साजिशें रच रहा है और उसका लक्ष्य पंजाब को अस्थिर करने का है और पंजाब में जो अशांति का वातावरण पैदा करने का है, पंजाब में हर तरीके की अस्थिरता, हिंसा का वातावरण वो क्रिएट करने की जो है साजिशें रच रहा है। पंजाब की सीमा पर मौजूद एक ऐसा राज्य है जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान में है और दूसरा हिस्सा भारत में है। सीमा पर इतने सुराग हैं कि उधर के लोग इधर और इधर के लोग उधर खेती करने के लिए आया जाया करते हैं। ऐसे में उनके जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकना बेहद मुश्किल सा है और ड्रोन जैसी सस्ती तकनीक के जरिए अब ये बेहद आसान भी हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक सिरा इस हकीकत से भी जुड़ता नजर आ रहा है।
देखिए, जिस तरीके से पंजाब में क्या कोई नई साजिश हो रही है, पहले ड्रग्स कल्चर और अब वहां पर गन कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए और ये सब कुछ कैसे पाकिस्तान के जरिए हो रहा है, वो आपने इस रिपोर्ट में देखा। इधर देखिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी पर नया बाउंसर फेंका है। मनीष सिसोदिया ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने पीपीई किट की खरीद पर घोटाला किया, अपनी पत्नी और अपने बेटे के एक दोस्त की कंपनी को फायदा पहुंचाया। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असम के मौजूदा सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर घोटाले का आरोप लगा दिया। मनीष सिसोदिया का आरोप है कि साल 2020 में असम के स्वास्थ्य मंत्री रहते हेमंत बिस्व शर्मा ने घोटाला किया, पत्नी और बेटे के दोस्त की कंपनी को फायदा पहुंचाया। पीपीई किट खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। जो पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी, उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया और इसके तुरंत बाद ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को खारिज किया। हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने कोरोना के वक्त पीपीई किट सरकार को मुफ्त दी थी। बाकायदा इसकी सरकारी चिट्ठी भी सार्वजनिक की। हेमंत बिस्व शर्मा ने मनीष सिसोदिया पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के बड़े नेता पर आरोप ऐसे वक्त में लगाए हैं जब आम आदमी पार्टी खुद सवालों के घेरे में है और इसकी एक वजह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, तो दूसरी वजह खुद मनीष सिसोदिया हैं। सत्येंद्र जैन को तो ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ स्कूल निर्माण में गड़बड़ी की फाइल फिर से चर्चा में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो सिसोदिया को लेकर आशंका भी जता चुके हैं। केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा और बीजेपी 3 दिनों से केजरीवाल सरकार को घेर रही है। दोहरे मापदंड ऐसे कि पंजाब में हमने देखा स्वास्थ्य मंत्री पे कार्रवाई करके उन्होंने कह दिया कि मेरी आंखों में आंसू हैं। इस मामले में दिल्ली में कार्रवाई नहीं कर पाते, ये इनके दोहरे मापदंड। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिसोदिया ने आज जो बीजेपी पर हमला किया है वो क्या बदले वाला हमला है? इधर बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी गायक दिनेश लाल निरहुआ को लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने इस बार नया प्रयोग करते हुए दलित नेता को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी भी उपचुनाव में किस्मत आजमाने उतरी है और लग ऐसा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है इस बार। और अगर ऐसा हुआ तो नतीजे क्या होंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। निरहुआ 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से हार गए थे। अब इस बार जीतने की चुनौती है। अखिलेश यादव जी यहाँ लड़े थे तो भी मैं उनसे लड़ा था और उस समय महागठबंधन भी था। तीनों पार्टियां साथ में मिल के लड़ रही थी, कांग्रेस भी और बसपा भी, सपा भी। यहाँ तक कि चाचा जी शिवपाल जी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। तो लगभग सभी पार्टियों से मैं अकेले एक बार लड़ चुका हूँ, तो मुझ में तो वो है जज्बा कि मैं लड़ लूंगा। मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से 23 जून को आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 5 सीटें हासिल हुई थी, जिनमें एक सीट आजमगढ़ भी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस आजमगढ़ सीट से मुलायम सिंह यादव तो 2019 में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। आजमगढ़ सीट पर जीत हार का गणित समझें तो 2019 में अखिलेश को 6,21,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को 3,61,000। तब अखिलेश 2,59,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। पहले चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी सीट से डिंपल यादव को मैदान में उतार सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से दलित नेता सुशील आनंद को उम्मीदवार बनाया है। सुशील पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे हैं। जहां तक इस सीट
पर वोट बैंक का सवाल है तो हिसाब इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले 10 चुनावों में 8 बार यहाँ से सिर्फ यादव उम्मीदवार जीते हैं, बाकी 2 बार मुस्लिम। आजमगढ़ में यादव वोटर 3.5 लाख, मुस्लिम वोटर 3 लाख और दलित वोटर करीब 3 लाख हैं। खास बात यह है कि इस बार बीएसपी ने भी आजमगढ़ उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा है। बीएसपी से गुड्डू जमाली मैदान में है, यानी इस सीट पर संख्या के हिसाब से जो 3 बड़ी जातियां हैं, उन तीनों जातियों से उम्मीदवार 3 बड़ी पार्टियों ने बना दिए हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में इस बार बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ को जाति और स्टारडम का फायदा भी मिल सकता है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।